हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो ये लेक्चर हमारा पॉलिटी सीरीज़ का लेक्चर है और जिसके अंदर हमने जो आर्टिकल्स हैं, जो हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनके थ्रू हमने पॉलिटी को रीड करना स्टार्ट किया था। आप देखिए कि हमने आर्टिकल 1 to 4 को पार्ट 1 के अंदर कवर किया, जिसके अंदर हमने इंडिया एंड इट्स यूनियन के जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं वो किस तरीके से एग्जिस्टेंस के अंदर आए उनके बारे में डिस्कस किया। पार्ट सेकंड के अंदर हमने सिटीजनशिप के बारे में बात किया कि सिटीजनशिप जो बेसिकली आर्टिकल 5 to 11 के अंदर जिनको डिफाइन किया गया है सिटीजनशिप को, तो उसके बारे में बात की कि सिटीजनशिप को लेने के कितने तरीके हैं। उसके बारे में बात की कि सिटीजनशिप को अगर आप लॉस्ट करते हो तो कौन कौन से वेज हैं जिसके थ्रू आप उनको लॉस्ट कर सकते हो। जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसके बारे में हमने बात की थी। फिर हमने फंडामेंटल राइट्स की इम्पोर्टेंस को देखा कि क्या है फंडामेंटल राइट्स, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरीके से किसी भी एक पर्सन के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं फंडामेंटल राइट्स, उन सब के बारे में डिस्कस किया था। अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर के बारे में तो जिसके अंदर हमने आर्टिकल 12 को देखा और आर्टिकल 12 एंड 13 की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली इंट्रोडक्टिव आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए। और फंडामेंटल राइट जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी एक कंट्री के सिटीजन्स का इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट में, डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए। आप देखिएगा आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 का जो एक्सप्लेनेशन है, जो आर्टिकल 12 एंड 13 के अंदर जो बताया गया है, सेम आपको जब डीपीएसपी को रीड करोगे तो उस समय भी आपको इन आर्टिकल्स को रीड करना होगा। बट वहाँ पे डीपीएसपी जस्टिसिएबल नहीं है, फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल हैं। जस्टिसिएबल नेचर के बारे में भी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में। जस्टिसिएबल का मीनिंग ये है कि जस्टिसिएबल जब भी आप किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप अप्रोच कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर। और आर्टिकल जो 32 है एंड 226 जो हमारा हाई कोर्ट्स के लिए है, इन हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल के थ्रू आप अपील कर सकते हो कि हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। तो वो आपको एक डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में। तो हमने देखा कि जब आप डीपीएसपी को भी रीड करोगे तो सेम ही आर्टिकल्स आपको वहाँ पे भी रीड करने होंगे, इनिशियली जो इंट्रोडक्टिव आर्टिकल्स हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल 12 की तो 12 के अंदर हमने देखा था स्टेट के बारे में कि स्टेट क्या है और किसको यहाँ पे स्टेट माना गया है। वहाँ पे हमने देखा कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को देखा गया है, सेंटर का पोजीशन पे देखा गया है, फिर स्टेट की पोजीशन पे देखा, फिर लोकल बॉडीज़ में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनको देखा। और इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट बॉडीज़ जैसे कि जिन बॉडीज़ को गवर्नमेंट से फंड रिसीव होता है वो स्टेट के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, तो उन बॉडीज़ को भी यहाँ पे स्टेट के पार्ट के रूप में देखा जाता है। और उनके द्वारा अगर ऐसी कोई एक्टिविटी कैरी आउट की जाती है जिसके थ्रू आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, एक्सेप्शनल कुछ एक्सेप्शन भी हैं क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं हैं, हर एक फंडामेंटल राइट के कोई ना कोई एक्सेप्शन है। तो उन एक्सेप्शन को छोड़ के नॉर्मल वे में अगर आपका वायलेशन होता है तो आप अप्रोच कर सकते हो जुडिशरी को अपनी फंडामेंटल राइट्स को गेन करने के लिए। अगर हम बात करें आज के लेक्चर के बारे में तो आज हमारा लेक्चर है आर्टिकल 13 के बारे में। सबसे पहले तो आपको आर्टिकल 13 का जो मीनिंग है वो पता होना चाहिए। आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ है उसको डिफाइन किया गया है और सम हाउ वाइडर कॉनोटेशन के अंदर में, सम हाउ जो वाइडर कॉनोटेशन है उसके अंदर आपको जो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम आर्टिकल 13 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 13 के अंदर लिखा गया है कि लॉ जो इनकंसिस्टेंट हैं विद और इन द फंडामेंटल राइट्स या डेरोगेटरी हैं फंडामेंटल राइट्स के, उन कानूनों को हटाने की यहाँ पे बात की गई है। उनको किस तरीके से रिमूव करना है वो यहाँ पे अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है उन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आर्टिकल 13 के बारे में अगर हम देखें तो बेसिकली ये लॉज को डील करता है, लॉज का यहाँ पे रिव्यू को डील करता है। जुडिशियल रिव्यू का वाइडर कैनोटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा आर्टिकल 13 के अंदर में। तो जितने भी जो कानून हैं जो इनकंसिस्टेंट हैं और विद और इन द डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड,
उनको यहाँ पे रिमूव करना है, ये आर्टिकल 13 के अंदर लिखा गया है। स्टूडेंट्स, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक ऐप है, उसको आप ज़रूर से यूज़ करना। अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताब है जिसके अंदर आर्टिकल वाइज उनको डिफ़ाइन किया गया है वो नहीं है तो, क्योंकि आप अगर मोबाइल से यूज़ करते होगे तो अपने ऐप के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको यूज़ करना, और उसके थ्रू आर्टिकल्स के थ्रू जब भी आपको समय मिले इनको रीड किया करना। इससे आपको काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी। तो आर्टिकल 13 के अंदर बताया गया है कि कोई भी ऐसा कानून है जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर है, इनको डेरोगेट करता है, इनकंसिस्टेंट है, तो उसको रिमूव करना चाहिए, उसका यहाँ पे जो रिव्यू है वो होना चाहिए। तो वाइडर कैनोटेशन में जो जुडिशल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो बताया गया है। सेकंड, यहाँ पे बताया गया है कि कानून तो आपको मिल गया, कोई भी ऐसा लॉ है वो मिल गया कि वो बेसिकली डेरोगेशन में है, यहाँ पे वायलेशन है फंडामेंटल राइट का, बट आप उसका अप्रोच कैसे करोगे, कैसे उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाओगे, तो आपको यहाँ पे बताया गया है आर्टिकल 32 जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट्स को डील करता है इन द हाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। आर्टिकल 226 है, 226 बेसिकली हाई कोर्ट के अंदर आप जा सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। वैसे तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का मेन ओरिजिनल जो ज्यूरिडिक्शन है वो बेसिकली सेंट्रल और स्टेट के बीच में, अगर यहाँ पे कोई डिस्प्यूट है या स्टेट और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसको रिजोल्व करने के लिए है। बट आप देखिए कि यहाँ पे एक पार्ट रखा गया है आर्टिकल 32 के अंदर में, आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने पे भी। डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो, नॉट थ्रू द मीडियम ऑफ अपील के थ्रू। वैसे आप अपील के थ्रू ही सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। तो आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के अंदर डिफाइन किया गया है कि आप इस तरीके से कोई भी कानून है उसको आप यहाँ पे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कानून कौन सा है, लॉ कौन सा है। अब लॉ के अंदर इनको यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से कानून हैं उनको आप यहाँ पे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो अगर वहाँ पे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो। अब कानून यहाँ पे बताए गए हैं, कोई ऐसा परमानेंट लॉ जो सेंटर और स्टेट के द्वारा है, स्टेट और सेंटर जो पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है उनके द्वारा बनाया गया हो, कोई भी परमानेंट कानून है और वो अगर प्रेजेंट समय में वायलेशन शो करता है तो उसको आप रिमूव करवा सकते हो, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो। सेकंड, यहाँ पे परमानेंट कानून मीन्स जो यहाँ पे लॉ बन चुके हैं, जो एक्ट बन चुके हैं, पहले एक्ट बिल के थ्रू आया होगा। फिर आर्टिकल 111 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो प्रेसिडेंट का जो कंसेंट है उसे शो करता है। तो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा जो वहाँ पे साइन कर दिया गया है, तो जैसे ही प्रेसिडेंट के द्वारा वहाँ पे साइन किया जाता है किसी भी एक बिल को, वो एक्ट बनता है। तो आर्टिकल 111 के थ्रू वो एक्ट बन चुका होगा। एक्ट बनने के बाद में वो एक परमानेंट कानून होता है। तो उस परमानेंट लॉ को यहाँ पे इनेक्ट किया गया है सेंटर और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, तो उसको आप यहाँ पे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो। अब टेम्परेरी लॉ क्या होते हैं? सेकंड में टेम्परेरी लॉ बताया गया है, जैसे कि ऑर्डिनेंस इश्यू किए जाते हैं हमारे गवर्नर के द्वारा और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा। जब भी हमारा हाउस सेशन में नहीं होता है और हमारी गवर्नमेंट को कोई कानून लेके आना है तो ऑर्डिनेंस के कॉन्सेप्ट के थ्रू कानून लेके आते हैं। ऑर्डिनेंस बेसिकली आपको आर्टिकल 123 के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ऑर्डिनेंस का जो आर्टिकल है आर्टिकल 123, उसके अंदर ऑर्डिनेंस को बताया गया है। तो ऑर्डिनेंस के कॉन्सेप्ट के थ्रू जो कानून बनाए जाते हैं प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के द्वारा, उनको टेम्परेरी लॉ के रूप में देखा जाता है। तो ऐसा कोई ऑर्डिनेंस लाया गया हो जो यहाँ पे वायलेट करता हो हमारी फंडामेंटल राइट को, तो उसका रिव्यू हो सकता है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है अंडर द आर्टिकल 13। थर्ड, यहाँ पे देखा गया है कोई स्टेचुटरी इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिए गए हों डेलीगेट लेजिस्लेशन को डेलीगेट करने के नेचर में, तो उनको यहाँ पे डील किया जाता है आर्टिकल 13 के द्वारा में। और यहाँ पे जो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ हैं, नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ लाइक द कोई कस्टम एक्ट है, कोई यहाँ पे यूजेज के रिगार्डिंग में कोई फोर्स ऑफ लॉ है, तो उन सबको भी डील किया जाता है इस आर्टिकल 13 के द्वारा लॉज के कैटेगरी में। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में अगर हम बात करें
तो आर्टिकल 13 ने बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को लॉ की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जैसे आप देखिए गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आया जाता है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को कानून की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। बट आपको 1973 के समय केस देखने के लिए मिलेगा। केस का नाम है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस, जिसके थ्रू जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो इवोल्व हुआ। तो उसी केस के अंदर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि अगर ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जिसको बेसिकली कानून की कैटेगरी में तो नहीं रखा जाता, ये कानून कैटेगरी जो डिफाइन की गई है आर्टिकल 13 में, बट उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अगर बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन होता है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट बात पता होनी चाहिए। पहली बात तो कानून बताया कि कानून कौन कौन सा है, लॉ कौन कौन से हैं। परमानेंट लॉ जो सेंटर और स्टेट के द्वारा बिल लाए गए, फिर वो एक्ट बन गए। टेम्परेरी लॉ जो ऑर्डिनेंस के थ्रू जो गवर्नर और प्रेसिडेंट के द्वारा लाए जाते हैं जब हाउस सेशन में नहीं होता है उस समय में। इसके अलावा आपको टेम्परेरी लॉ के बाद में आपको स्टैट्यूटरी जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो किसी स्टैट्यूटरी बॉडी के द्वारा दिए गए हैं तो उनको देखा जाता है, जिसके अंदर नोटिफिकेशंस हैं, बाईलॉज हैं, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने के लिए मिलेंगे। नॉन लेजिस्लेटिव यहाँ पे डेलीगेशन की भी बात की गई है। नॉन लेजिस्लेटिव जो सोर्स ऑफ लॉ हैं, जैसे कि किसी भी कानून को फोर्स में लाने के लिए जो एक्टिविटी की गई हैं जैसे कस्टम एक्ट है, इन सबको वहाँ पे नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ के अंदर रखा गया है। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हमारा लॉ के बारे में यहाँ पे बताया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि सिर्फ लेजिस्लेटिव लॉज ही नहीं, इसके अलावा अबाउ देन या बिलो देन द लेजिस्लेटिव लॉज भी हैं, उनको भी अगर यहाँ पे लाया जाता है, कंट्रोल किया जाता है पब्लिक को, और अगर उनका वायलेशन है तो उनका भी रिव्यू किया जाता है आर्टिकल 13 के अंडर में। तो स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल 13 के बारे में था, जिसके अंदर हमने लॉज अदर देन द जो परमानेंट लेजिस्लेटिव लॉज के अलावा जो कानून हैं उनको भी यहाँ पे डील किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जिसको लॉ की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, बट केशवानंद भारती केस के बाद में ये यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया कि अगर उसका द्वारा कोई वायलेशन होता है बेसिक स्ट्रक्चर का या हमारी फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट करता है किसी कानून के थ्रू, किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो उसको भी यहाँ पे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, क्योंकि उसके द्वारा फंडामेंटल राइट का या जो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है वो देखने के लिए मिला। तो ये स्टूडेंट्स आर्टिकल 13 के बारे में था। नेक्स्ट हम आर्टिकल 14 के बारे में बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे फंडामेंटल राइट इक्वलिटी के रिगार्डिंग में, उसके बारे में बात करेंगे। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।